हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेसन पढ़ेंगे लोस्ट स्प्रिंग क्लास 12 बुक फ्लेमिंगो और सेकंड लेसन है इसका लोस्ट स्प्रिंग। ये जो स्टोरी है ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, स्टोलन जिसको बचपन चुरा लिया गया हो, या आप कह सकते हो कि ऐसे बच्चे जिनका बचपन जो है गरीबी की वजह से या अन्य जो मतलब कारण है उनकी वजह से खोसा गया हो, तो उन बच्चों की ये कहानी है और ये एनिस जंग ने लिखी है। एनिस जंग जिनका जन्म राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस हैदराबाद में बिताया था। वो एक लेखिका थी और उसके पेरेंट्स जो थे वो भी दोनों लेखक थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी लोस्ट स्प्रिंग। इसमें उन्होंने स्टोरीज लिखी थी कुछ बच्चों की जिनका जो मतलब बचपन जिनका एकदम खत्म सा हो गया है, जो बचपन में ही काम करने लगे हैं, तो उनके बारे में जो है एनिस जंग ने लिखा था और उसी में से यहाँ पर कुछ पार्ट दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी जो है मुझे इस गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। तो अभी जो लाइन है इसका क्या मतलब है और ये कौन बोल रहा है, ये हमें लेसन में आगे देखने को मिलेगी। एक्चुअली इस लेसन में एनिस जंग ने 2 स्टोरी बताई है, 2 लड़कों की स्टोरी बताई है। तो उनमें से एक का नाम है साहिब। साहिब के बारे में वो बताती है। वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? आई आस्क, मैंने पूछा साहिब से। हूँ, जिसको कि आई एनकाउंटर, मैं देखती हूँ या मुझे रोजाना मिलता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्काउंजिंग, स्काउंजिंग होता है खोज करना, ढूंढना। फॉर गोल्ड, गोल्ड की, या आप कह सकते हो कि रुपये पैसों की। इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स जो कूड़े का ढेर होता है। ऑफ माई नेबरहुड, नेबरहुड पड़ोस में। तो मेरे पड़ोस में जो कूड़े का ढेर है वहां पर एक बच्चा रोजाना कुछ खोजता रहता है। तो एक दिन जो है मैंने उससे पूछ लिया कि तुम यहाँ व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो ये हमारी एनिस जंग है जो अपने पड़ोस में देखती है कि कूड़े के ढेर पर कुछ जो एक बच्चा है वो कुछ ढूंढता रहता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने जो है अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। अभी जो है साहिब का थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता रही हैं। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका घर कहाँ पर था? वो ढाका में था, ग्रीन फील्ड्स में, हरे मैदान के बीच में। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि उसे अपने घर की अब जरा सी याद भी नहीं है, यानी कि काफी टाइम हो गया है उसको अपने घर छोड़े हुए और उसे अब याद भी नहीं है कि उसका घर कैसा था, उसे कोई मेमोरी है ही नहीं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहां पर बहुत तूफान आया था। डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसमें उसका घर और उसके खेत बह गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, ये उसकी माँ ने उसे बताया है। डेट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, वे वहां से चले गए, उन्होंने वो जो है ढाका छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, लुकिंग फॉर गोल्ड ताकि वो पैसे कमा सके, पैसे ढूंढ सके। इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर कि अब वो रहते हैं। तो वो ढाका में रहते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत तूफान आया और उस तूफान में उनके खेत और घर दोनों बह गए, दोनों उजड़ गए। तो उसके बाद वो बांग्लादेश छोड़कर, ढाका को छोड़कर भारत में आ गए और अब वो एक बड़े शहर में रहते हैं। यहाँ पर जो है वो आए थे ताकि वो कुछ गोल्ड ढूंढ सके, कुछ रुपये पैसे वो ढूंढ सके या रुपया पैसे वो कमा सके। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, लुकिंग अवे एक और देखना। ही मटर्स मतलब उसने धीरे से बोला, लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए, जैसे उसको एम्ब्रेशन फील हो रहा हो, मतलब वो एक तरह से उसको शर्मा रहा था वो, और तो उसने दूसरी तरफ देखते हुए बोला कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली होता है मतलब एकदम तेजी से बोल देना, बिना कुछ सोचे समझे बोल देना। तो मैंने उसे कहा कि गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली, और फिर मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि हाउ हेलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि ये जो मेरी एडवाइस है ये कितनी हेलो है, मतलब कितनी उसके लिए तो खोखली है ये एडवाइस, ये सलाह जो मैं उसे दे रही हूँ। मुझे पता था कि वो स्कूल नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं उसे सलाह दे रही हूँ। मुझे रियलाइज भी एकदम हो गया। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वहां पर कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो ये साहिब कहता है कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल है ही नहीं, हाँ अगर मेरे पड़ोस में कोई स्कूल बनता है तो मैं जरूर जाऊंगा। तो फिर जो है हमारी लेखिका बोलती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने मतलब मजाक में बोल दिया। यस ही से, उसने बोला, वह कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, और वह मतलब स्माइल करने लगता है, वो हंसने लगता है, खुश हो जाता है कि हाँ अगर आप स्कूल बनाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम, मैं उसे देखती हूँ। रनिंग अप टू मी, वह दौड़ कर मेरे पास आता है। इज योर स्कूल रेडी, कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है।
मतलब जो राइटर थी हमारी, उन्होंने तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था कि अगर मैं स्टार्ट करती हूँ कोई स्कूल तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। लेकिन वो तो बच्चा है, उसे क्या पता, उसने तो सीरियसली ले लिया इस बात को। तो वो जाकर उससे पूछता है कि आपने अपना स्कूल स्टार्ट कर लिया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैंने कहा कि एक स्कूल बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड, एम्ब्रेस्ड यानी कि मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हुई, एट हैविंग मेड अ प्रोमिस, कि मैंने एक ऐसा वायदा किया है, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो लेखिका को मतलब बाद में महसूस भी होता है कि मैंने ये क्या वादा कर दिया, ये तो मैं पूरा कर ही नहीं सकती। बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरी तरह जो वादे हैं, जो वादा मैंने किया है, इस तरह के वादे अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, जो उसका संसार है, जो उसका अंधकार में संसार है, उसमें तो ऐसे वादे बहुत सारे मिल जाएंगे, हर कोने में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे नेता वगैरह जो आते हैं और वो वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तुम्हारे लिए ये सब ला देंगे, हम तुम्हारे लिए स्कूल खोलेंगे, हम तुम्हें घर देंगे। तो इस तरह के वादों का तो उन्हें मतलब एक तरह से आदत पड़ चुकी है इन जैसे लोगों को, जो इनके जो अंधकार में वो संसार है, इसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं और उनसे वादा करके चले जाते हैं और फिर निभाते भी नहीं है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों बाद, मतलब मैं उसे जानी, जैसे जैसे धीरे धीरे मैं उसको जानती गई, आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, तो उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, उसने एक तरह से घोषणा की, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे तो इसका मतलब भी नहीं पता था। उसने अपना नाम तो बता दिया, लेकिन उसका क्या मतलब होता है उसे नहीं पता था। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इसका मतलब पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब क्या होता है, जो लॉर्ड हो इस यूनिवर्स का। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद उसे विश्वास ही ना होता, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और जिस कंडीशन में साहिब इस वक्त रह रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल अपोजिट है। तो वो शायद विश्वास भी नहीं करता कि मेरे नाम का मतलब ये है कि आई एम द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर मतलब उसको पता नहीं था, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, ऑफ क्या, व्हाट की क्या, हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम रिप्रेजेंट करता है। उसको अपने नाम के बारे में नहीं पता था, अपने नाम के मीनिंग के बारे में नहीं पता था। ही रोम्स द स्ट्रीट, वह घूमता रहता था, वह घूमता था कहाँ पर, स्ट्रीट्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी, एक आर्मी ऑफ बेयरफुट, बेयरफुट जो नंगे पैर होते हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती, बॉयज लड़कों की, हु अपीयर जो दिखाई देते थे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह की चिड़ियों की तरह, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में वो डिसअपियर, गायब हो जाते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ लड़के थे जो कि नंगे पैर सुबह के समय तो दिखाई देते, मानो मॉर्निंग बर्ड हो, जैसे सुबह के समय चिड़िया चहकती है, तो सुबह के समय वो दिखाई देते थे, लेकिन दोपहर तक वो गायब हो जाते थे, क्योंकि जो बच्चे थे वो सुबह सुबह जो है कूड़ा बीनने आते थे, उसमें से ढूंढने आते थे कि शायद कोई काम की चीज उन्हें मिल जाए। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो मैंने जो है एक बच्चे से पूछा कि तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, माई मदर, मेरी माता जी, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ब्रिंग देम डाउन नीचे लाना, मतलब उतारती नहीं है, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ से। ही आंसर्स सिंपली, उसने साधारणता से उत्तर दिया। तो एक बच्चे से जो है लेखिका पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो एक बच्चे ने कहा कि मेरी जो मम्मी है वो शेल्फ से मेरी चप्पल उतार कर देती ही नहीं है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, और एड्स अनदर यानी कि जो दूसरा बच्चा था वहां पर वो बोल पड़ा, इवन इफ सी डिड, कि अगर वो उसे दे भी देगी चप्पल उतार कर, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह उन्हें फेंक देगा। तो मतलब जैसे मजाक करते हैं ना, तो दूसरा बच्चा एकदम से मजाक में बोला कि अगर इसकी मम्मी ने चप्पल दे भी दी तो ये तो फेंक देगा। हु इज वेयरिंग शूज, जो कि चप्पल जूते पहने हुए था, डेट डू नॉट मैच, जो कि मैच नहीं करते थे, यानी कि वो दोनों पैरों में अलग अलग तरह के जूते पहने हुए था। When I comment on it, और जब मैंने इस पर कमेंट किया, मतलब उससे पूछा कि भाई तुम अलग अलग जूते क्यों पहने हुए हो, ही shuffles his feet, तो उसने अपने पैरों को पीछे कर लिया, and says nothing, और कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy, फिर एक लड़का, तीसरा जो लड़का बोला कि I want shoes, मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसे अपनी पूरी जीवन में एक जोड़ी जूता भी नहीं मिला था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग यात्रा करते हुए, अक्रॉस द कंट्री इस देश की, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग टहलते हुए, बेयरफुट नंगे पैर, इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज रोड्स गांव की सड़कों पर। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि मैंने तो जो है शहरों में भी और गांव की सड़कों पर भी बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये मतलब पैसे की कमी से नहीं था, चलो इन बच्चों के पास तो पैसा नहीं है, ये बच्चे तो गरीब है शायद इसलिए ये नंगे पैर फिरते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे बच्चों को भी नंगे पैर फिरते देखा है जिनके पास पैसा था। तो ये पैसों की कमी से नहीं था, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा बन गई थी,
टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की, इज वन एक्सप्लेनेशन। ये एक एक्सप्लेनेशन आती थी, मतलब कि जब लेखिका देखती थी कि गांव के बच्चे, शहर के बच्चे नंगे पैर फिर रहे हैं, वो उनसे पूछती थी तो वहां के लोग बताते थे कि ये तो एक परंपरा है नंगे पैर रहना, तो ये एक एक्सप्लेनेशन वो लोग देते थे। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता था, इफ दिस इज ओनली एक्सक्यूज, कि क्या ये एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, मतलब इस तरह से एक्सप्लेन करना ए प्रीपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपनी गरीबी को छुपाने का। मैं सोचती थी, मुझे आश्चर्य होता था कि कहीं ये कोई बहाना तो नहीं है कि वो अपनी गरीबी छुपा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो संपन्न हैं, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम नंगे पैर रहते हैं तो ये एक परंपरा है। तो लेखिका को आश्चर्य होता था कि शायद वो अपनी गरीबी छुपा रही हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो संपन्न है लेकिन वो नहीं है। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है, अ मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उडीपी, जो कि उडीपी से था, वंस टोल्ड भी, उसने मुझे बताया था, उसने जो है मुझे एक कहानी सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, जब वो एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल, तो वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से होकर, पुराने मंदिर से जो है उसके स्कूल का रास्ता गुजरता था। तो जब वो यंग बॉय था, एक छोटा लड़का था, तो क्या करता था, वो स्कूल जाया करता था, वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट, जहाँ पर कि उसके पिताजी एक प्राइस्ट थे, एक जो है पुजारी थे उस मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह जो है जब स्कूल जाता था तो रास्ते में क्या, मंदिर पर वो रुकता था, एंड प्रे, और प्रार्थना क्या करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों की। ये कहानी जो है एक आदमी ने जो कि उडीपी से बिलोंग करता था, लेखिका को सुनाई थी कि जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाता था, स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, मेरे पिताजी वहां पर पुजारी थे, और मैं उस स्कूल में रुककर प्रार्थना क्या करता था कि काश मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके जो टाउन में और उसके टेम्पल पे मिली, मतलब मैं गई उसके घर पर, सॉरी उसके शहर पर और उसके मंदिर में, मतलब उस मंदिर में जहाँ पर कि वो जाया करता था। विच वॉज नाउ, जो कि अब, ड्राउंड इन एन एयर, ड्राउंड मतलब डूब सी गया था, इन एन एयर ऑफ, हवा में, ऑफ डेसोलेशन, डिसोलेशन मतलब एकदम अकेलेपन की, वहां पर अब कोई नहीं था, एकदम डिसोलेशन था, वहां पर शांति थी, तो ऐसा लगता था कि वो उसमें डूब गया है। इन द बैकयार्ड, पीछे की साइड, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, जहां पर कि अब एक नया पुजारी आ गया था। देयर वर, वहां पर क्या था, रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, लाल और सफेद रंग की कुर्सियां बिछी हुई थी। अ यंग बॉय, एक लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और जुराब पहने हुए, अराइव्ड, पहुंचता है, पैंटिंग, हाँफता हुआ, मतलब सांसें भरता हुआ, एंड थ्रू, और फेंक देता है, ही स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को, ऑन फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग बेड पर। तो यहाँ पर जो है हमारी जो मतलब लेखिका है वो एक तरह से कंपेयर कर रही है कि एक बच्चा था जो कि स्कूल जाते हुए भगवान से प्रार्थना करता था कि काश मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए, और आज एक बच्चा है जो कि अच्छी से यूनिफॉर्म पहना हुआ है, सॉक्स शूज पहने हुए है, और वो जो है स्कूल से आकर अपने बैग को ऐसे ही फोल्डिंग पर पटक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय हैड मेड, जो कि दूसरे लड़के ने की थी, टू द गोडेस, भगवान से, देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली, जब उसे मिल गए थे, फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। तो लेखक को याद आता है कि उस लड़के को जब एक जोड़ी जूते मिल गए थे तो उसने एक प्रार्थना और की थी गोडेस से, और वो क्या थी, लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इन्हें कभी ना खोऊं, ये हमेशा मेरे पास रहे, मैं इन्हें, मुझसे ये खो ना जाए। तो लेखिका को जो है उस लड़के को देखकर वो लड़का याद आ जाता है कि जो मतलब अपने जूतों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और फिर जब उसे जूते मिल गए थे तो प्रार्थना कर रहा था कि उससे कहीं ये खो ना जाए, लेकिन आज ये लड़का है जिसको सब कुछ मिला हुआ है लेकिन वो मतलब बिल्कुल केयरलेस दिखाई दे रहा है। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गोडेस ने, देवी ने, माता ने उसकी प्रार्थना को ग्रांटेड कर दिया, मतलब प्रार्थना उसकी सुन ली, उसकी प्रार्थना को पूरा कर दिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ वर शूज, और जो यंग बॉयज थे जो कि पुजारी के लड़कों की तरह थे, आजकल जूते पहनते हैं, अब जूते पहनने लगे हैं। बट मैनी अदर्स, लेकिन दूसरे लोग, लाइक द रैग पिकर्स, जो कि रैग पिकर्स होते हैं यानी कि जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वो आज भी शूलेस है, आज भी जो है उनके पास जूते नहीं है। तो जो पुजारी के बच्चे थे जैसे तो उनके पास तो जूते हो गए, वो तो फाइनली जो है अब जूते पहनने लगे, लेकिन जो लेखिका है उनके जो नेबर्स में जो ये रैग पिकर्स रहते हैं, इनके पास आज भी जूते नहीं है, आज भी जो है
वो नंगे पैर ही फिरते हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब जो है यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि मेरा एक जान पहचान वाला जो कि रैग पिकर्स था, कूड़ा बीनने वाला था, नंगे पैर रहता था, लीड्स मी टू सीमापुरी, तो वो मुझे एक बार सीमापुरी ले गया था। अ प्लेस, एक ऐसा जगह, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि दिल्ली में ही था लेकिन उससे काफी दूर था। मेटाफोरिकली, मतलब अगर एक तरीके से कहा जाए, वैसे तो वो दिल्ली में था, लोकेशन उसकी दिल्ली थी, लेकिन अगर हम ट्रेडिशन की या हम प्रोग्रेस की बात करें तो वो दिल्ली से कहीं दूर था, काफी दूर था। दोज हु लिव हेयर, वे लोग जो कि यहाँ पर रहते थे, आर स्क्वैटर्स, वे स्क्वैटर्स थे। अब स्क्वैटर्स कौन होते हैं? जो बाहर से आते हैं, एक तरह से जो दूसरे देश से आकर वैसे तो कहा जाता है कि अपना कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मतलब जो लोग बाहर से आए थे और उन्होंने वहीं पर अपने जो है झोपड़ी वगैरह डाल ली थी, अपने टेंट वगैरह लगा लिए थे, तो वे स्क्वैटर्स कहलाते हैं, जो दूसरे जगह से आकर अपना कब्जा कर लेते हैं। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971, 1971 में। तो जो लोग यहाँ पर रहते थे वो कौन थे? वो बांग्लादेश से आए हुए स्क्वैटर्स थे। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उसमें से एक थी। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, तो सीमापुरी क्या था उस टाइम? वाइल्डरनेस था, यानी कि एक जंगली इलाका था। इट स्टिल्स इज, हालांकि अब भी जंगली इलाका है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कीचड़ से जो है स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, एक तरह से मतलब झोपड़ियां बनाई गई है, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टैरापोलिन, जिस पर की टीन की और टैरापोलिन की क्या है? त्रिपाल की क्या छतें बनाई गई हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, हालांकि यहाँ पे सीवेज नहीं है, पानी निकालने की जो है जगह नहीं है, कमी है यहाँ पर। ड्रेनेज नहीं है पानी को सुखाने की, और रनिंग वाटर या फिर चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर इन चीजों की कमी है। लिव, लेकिन यहाँ पर रहते हैं 10,000, 10,000 रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले। यहाँ पर इन सब चीजों की कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ पर लगभग 30 साल से भी ज्यादा समय उन्हें यहाँ पर रहते हुए हो गया है और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, उनके पास परमिट्स भी नहीं है, उन्हें जो है परमिशन भी नहीं मिली है कि वो यहाँ रह सकते हैं। बट लेकिन विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास क्या है? राशन कार्ड है। दे गेट देयर नेम ऑन वोटर्स, और उन्होंने वे वोटर्स भी बन गए हैं, यानी कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में भी आ गया है। एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है तो वो अनाज भी खरीद सकते हैं। फूड, ग्रेन होता है अनाज, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, जो खाना होता है, जो भोजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, देन एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के वजह, मतलब उनके पास कोई आइडेंटिटी तो नहीं है कि वो भारत के निवासी हैं या वो भारत, लेकिन उनके लिए इस सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? वो था फूड, अनाज। तो इसीलिए वो राशन कार्ड उन्होंने बनवा लिया अपना किसी तरह, और राशन कार्ड की वजह से ही जो है वोटिंग लिस्ट में भी उनका नाम आ गया था। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर हम दिन के अंत में, दिन खत्म होने के साथ साथ, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं, एंड गो टू बेड, और हम सो सकते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टोमक, बिना किसी पेट दर्द के, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन मैदानों के बजाय, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो कि हमें कोई अनाज नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, तो ये कौन कहता है? ये एक ग्रुप कहता है, एक समूह कहता है, ऑफ वुमेन, औरतों का, इन टैटर्ड साड़ी, जो कि फटी हुई साड़ियां पहने हुई थी। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, कि उन्होंने अपनी इतनी सुंदर जमीन, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों की, एंड रिवर्स, और नदियों की क्यों छोड़ दी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास तो अच्छी जमीन थी, नदियां थी, हरे मैदान थे, तो तुम वो सब छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हो, तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों रह रहे हो। तो वो जो है औरतें कहती है कि हमें जो है भरपेट खाना मिल जाता है और हम सो जाते हैं अच्छे से, तो हमारे लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस फील्ड में रहते और हमें कोई भोजन नहीं मिलता तो फिर क्या फायदा था। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट, जहां पर भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपने टेंट को वहीं पर लगा लेते हैं। एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, और वे जो है अपना ट्रांजिट यानी कि टेम्परेरी जो है वहां पर घर बना लेते हैं। तो जहां पर भी जो है उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें यहाँ भोजन मिल जाएगा, तो वो वहीं पर जाकर अपने टेंट गाड़ लेते हैं और एक तरह से जो है वहां पर अपना ट्रांजिट होम बना लेते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए अपना घर वहां पर टेम्परेरी घर अपना बना लेते हैं।
चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जो उनके बच्चे जो बड़े होते हैं वो ही जो है सर्वाइवल में आपस में पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सर्वाइवल करना सीमापुरी का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। यानी कि सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइवल करना है तो इसका मतलब है कि आप कूड़ा ही बीनोगे। Through the years, it has acquired the proportions of fine art. Garbage to them is gold. Through the years यानी कि सालों से वो ये काम करते आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब वो उनमें स्किल्ड हो चुके हैं। अब वो उनमें मतलब एक तरह से फाइन आर्ट उनके लिए बन गया है, ये उनकी कला हो गई है, उनका टैलेंट बन गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। जो गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड की तरह है, वो उनके लिए सोने की तरह है। इट इज देयर डेली ब्रेड। ये उनकी रोज की रोजी रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स। उनके सर पर छत है। इवन इट इज अ लीकिंग रूफ। भले ही जो ये छत है ये लीकिंग है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है। तो कूड़ा बीनने की वजह से ही उन्हें डेली की ब्रेड मिलती है, रोजी रोटी मिलती है, उनके सर पर छत है। भले ही छत जो है ये लीक कर रही हो, लेकिन एक बच्चे के लिए तो ये भी काफी है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी। कभी कभी मुझे भी 1 रुपया मिल जाता है। इवन अ 10 रुपीज नोट। यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी। साहिब सेज। साहिब बोलता है। हिज आइज लाइटनिंग अप। उसकी आंखें चमक रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। अगर तुम्हें उस कूड़े के ढेर में एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्काउजिंग। तो तुम खोजना नहीं छोड़ते। फॉर देयर, क्योंकि देयर इज अ होप, तुम्हें उम्मीद होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, कि तुम्हें और ज्यादा मिल जाएगा। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, डेट की फॉर चिल्ड्रन गार्बेज, कि बच्चों के लिए जो कूड़ा है, हैज अ मीनिंग डिफरेंट, उसका अलग ही मीनिंग है। फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इन इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पर कहा गया है कि इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यानी कि बच्चों के लिए कूड़ा बीनने का मतलब अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग है कूड़ा बीनने का मतलब। फॉर, क्योंकि द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में जो है एक लिपटा हुआ चीज है ये, उन्हें मतलब सरप्राइज मिल सकता है, कुछ भी मिल जाएगा उन्हें। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए क्या है, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल करने का ये एक साधन है, जीवित रहने का ये एक साधन है पेरेंट्स के लिए। और बच्चों के लिए तो ये खेल है, एक वंडर है कि शायद उन्हें कोई अच्छी सी चीज मिल जाए। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी, मैंने देखा, साहिब को स्टैंडिंग खड़े हुए, बाय द फेंस्ड गेट, चार दीवारी पर, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास में ही एक क्लब की, पास में एक क्लब है और जहां पर की जिसकी चार दीवारी के पास साहिब खड़ा हुआ देख रहा है। वॉचिंग, क्या देख रहा है, टू यंग मैन, 2 लड़कों को, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। तो 2 लड़के जो है अंदर क्लब में टेनिस खेल रहे हैं और साहिब बाहर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, वह बोला। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट वो संतुष्ट था, टू वॉच इट, इसे देखकर ही, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़ा होकर। यानी कि उसे ये खेल पसंद है, लेकिन वो जो है दीवार के पीछे खड़ा होकर जो खेल देख रहा है वो उससे भी संतुष्ट है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूं जब यहाँ पर कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, वह एडमिट करता है, वह इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ कभी कभी जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर, जो गेट कीपर है, लेट्स मी यूज द स्विंग, वो मुझे स्विंग यूज करने देते हैं, झूला जो है वो मुझे यूज करने देता है। साहिब टू, साहिब भी जो है इज वेयरिंग, पहने हुए था, टेनिस शूज, टेनिस के जूते, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि अलग लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे। उसकी जो डिस्कलर्ड शर्ट थी, यानी कि एकदम जो बेरंग सी उसकी शर्ट हो गई थी, और शॉर्ट्स जो वो पहने हुए था, उसमें वो टेनिस शूज जो है बिल्कुल ही स्ट्रेंज लग रहे थे। Someone gave me them, someone gave them to me, किसी ने जो है मुझे ये दिए हैं। He says in the manner of an explanation, उसने जो है एक तरह से एक्सप्लेनेशन दी। तो जब लेखिका उससे बात कर रही थी, लेखक ने उसके पैरों को देखा होगा, तो साहिब ने जब देखा अपने पैरों को देखते हुए, तो वो बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और वास्तव में ये जो शूज थे ये किसी रिच बॉय के, किसी धनी लड़के के निकाले हुए थे, यानी कि उसके डिस्कार्डेड थे, उसने इसको पहनने के लिए मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। हु परहैप्स रिफ्यूज, जिसने शायद मना कर दिया होगा, टू वियर देम, उन्हें पहनने के लिए, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में होल था। डज नॉट बदर हिम, लेकिन उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, उसे तो नए जूते मिल गए थे और ही वॉज हैप्पी।
फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो कि नंगे पैर चलता है, इवन शूज विद ए होल, भले ही उसके जूतों में छेद हो, उसको छेद वाले जूते मिल जाए, इज अ ड्रीम कम ट्रू, ये तो उसके लिए एक सपने की तरह है जो कि सच हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह जो गेम वो देख रहा था ये उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर था। यानी कि चलो उसको जूते तो मिल गए, लेकिन जो ये गेम देख रहा था, जो ये खेल देख रहा था, ये खेलना तो उसके बिल्कुल भी बस में था ही नहीं, ये तो उसके बिल्कुल ही बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहिब जो है अपने रास्ते पर था, जा रहा था मिल्क बूथ पर। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील की कैन थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं काम करने लगा हूँ एक टी स्टॉल पर जो कि इस रोड के नीचे है। ही सेज, वह बोलता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, इशारा करते हुए, यानी कि वो हाथ से इशारा करके बताता है कि जो इस रोड के नीचे टी स्टॉल है मैं वहां पर अब काम करने लगा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मुझे जो है 800 रुपए और मेरा भोजन मुझे मिलता है, वहां पर भी मुझे खाना मिलता है और 800 रुपए मिलते हैं। डज यू लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने देखा उसका जो चेहरा था, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो जो वो केयर फ्री जो लुक उसके चेहरे पर होता था कि वो बिल्कुल मतलब बेपरवाह सा जो उसका फेस होता था वो बिल्कुल चेंज हो गया था। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की कैन थी, सीम्स लग रही थी हैवियर भारी देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग के बजाय ही वुड कैरी, जो कि वो लेता था सो लाइटली, बहुत ही आराम से, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर। यानी कि पहले जब वो कूड़ा बीनता था तो वो अपने कंधे पर एक प्लास्टिक बैग रखता था जिसमें से वो कूड़े में से जो है मतलब सही सही सामान निकाल कर डालता था, तो वो ज्यादा जो है लाइटर थी इससे जो कि वो स्टील कैन लिए हुए था हाथ में। द बैग वाज हिज, क्योंकि वो जो बैग था ना वो उसका अपना था। दिस द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये जो कैन है ये उस आदमी को बिलोंग करती है हु ओन्स द टी शॉप, जो कि टी शॉप चलाता है। ये कैन किसी और व्यक्ति की है, अब वो किसी और की नौकरी कर रहा है, पहले वो अपनी नौकरी करता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मास्टर नहीं है, साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा है, क्योंकि वो किसी और इंसान की जॉब करने लगा है। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ साहिब। और अब हम पढ़ेंगे एक और बच्चे मुकेश की कहानी। ये तो साहिब की कहानी थी जो कि एक रैक पिकर था, यानी कि कूड़ा बीनने वाला, बांग्लादेश से ये आया था, और किस तरह से जो है ये इसकी जो है मतलब लाइफ के बारे में बताया गया था। अब हम एक और बच्चे मुकेश की जो है लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे। तो आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा है, ये मुकेश कह रहा है। और मुकेश कौन है वो अब हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश की जिद है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह कहता है, वह घोषणा करता है या वह बोलता है कि मुझे तो एक मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी पता है। तो वो बोलता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह आंसर देता है, लुकिंग स्ट्रेट, सामने देखते हुए, इनटू माय आईज, मेरी आंखों में, यानी कि बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो मुझे बोलता है कि मैं सीख लूंगा कार चलाना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज amidst द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, और उसका जो ये सपना है ये मुझे एक मायरस की तरह लगता है। इस जो गली है, स्ट्रीट्स है, मतलब फिरोजाबाद की, जिसमें कि धूल मिट्टी है, तो उन धूल मिट्टी के बीच एक आशा की किरण जो होती है वो मुझे उसके सपने में दिखाई देती है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद फेमस है अपने बैंगल्स के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो दूसरा परिवार है, इस एंगेज, वो एंगेज है या वो लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने में। तो फिरोजाबाद में रहने वाले परिवार में से हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाता है। इट इज द सेंटर, ये सेंटर है, ये केंद्र है ऑफ इंडिया का ग्लास, कांच की ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच की जो चूड़ियां बनाने की इंडस्ट्री है। वेयर फैमिलीज है, जहां पर की जो परिवार हैं, स्पेंड जनरेशंस, उन्होंने जनरेशंस स्पेंड कर दिया, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वर्किंग, काम कर रहे हैं अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के बीच में। तो ये जो फिरोजाबाद है ये एक सेंटर है, भारत के कांच की चूड़ियां बनाने का जो है एक सेंटर है, एक केंद्र है, और यहाँ के जो परिवार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अपने आप को भट्टियों में झोंक रहे हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, क्या क्या करते हैं वो, वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को वेल्ड करते हैं, यानी कि कांच को जो है वो वेल्ड करते हैं। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाते हैं।
फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, इस पूरे जो लैंड है, जो पूरा देश है, इसके हर औरत के लिए, यानी कि जो भी जो औरतें हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, तो वो ज्यादातर चूड़ियां जो है वो फिरोजाबाद में बनती है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और जो मुकेश है, मुकेश का परिवार भी इनमें से एक है, यानी कि मुकेश का परिवार भी जो चूड़ियां बनाता है। नन ऑफ देम नो दैट, और उनमें से किसी को भी नहीं पता दैट कि इट इज इलीगल, कि ये इलीगल है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे, टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस, इन कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर्स, इतने हाई टेम्परेचर पर, इन डिंगी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स में, छोटे छोटे कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना किसी हवा और लाइट के। तो ये जो मतलब छोटे बच्चों को काम कराना वैसे भी इलीगली है, लेकिन इस तरह से एक छोटे से बंद कमरे में, बिल्कुल बंद कमरे होते हैं जहां पर ना हवा होती है ना लाइट होती है, और वहां पर जो है भट्टियां चल रही होती है, और उस पे जो है छोटे छोटे बच्चे भी काम करते हैं, और वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन ये इन लोगों को नहीं पता कि ये तो इलीगल है। That कि the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. तो that the law जो नियम है it enforced could get him, तो ये अगर ये enforced हो जाए, अगर कानून नियम जो है लागू हो जाए, अगर इसका सख्ती से पालन किया जाए, तो उसको उसको किसको, हिम, मुकेश को, और उसके जैसे कई 20,000 बच्चों को वो इस हॉट फर्नेसेस, जो ये गर्म भट्टियां हैं, यहाँ से निकाल लेगा। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर कि वे अपने दिन के जो घंटे हैं वो बिताते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और इन काम को करते करते उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो ये इलीगल है काम करना, और अगर जो है नियम को इन्फोर्स किया जाए, लागू कर दिया जाए सख्ती से, तो फिर ये सब बच्चे, मुकेश की तरह के कई और 20,000 बच्चे हैं जो कि इन भट्टियों में काम करते हैं और अपनी आंखें भी जो है वो खो देते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो उनको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की जो आंखें चमक रही थी, क्योंकि वो चाहता था कि वो मुझे अपने घर ले जाए, यानी कि मुकेश मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जो कि वो प्राउडली कह रहा था कि दोबारा से मेरा घर जो है दोबारा से बना है, यानी कि वहां पर जो घर थे वो ज्यादातर सबके कच्चे घर थे, तो लेकिन मुकेश को इस बात का गर्व था कि उसका घर रिबिल्ट हो चुका है, उसमें रिनोवेशन हो चुका है, कुछ नयापन उसमें आ चुका है, तो इसीलिए उसकी आंखें भी चमक रही थी और वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। वी वॉक डाउन, हम चलने लगे, स्टिंगिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, स्टिकिंग जिसमें से मतलब स्मेल आती है, लेन्स गलियां, चोक्ड विद गार्बेज कूड़ों से भरी हुई, तो वो कौन सी गलियों से होकर गुजरा, जो कि कूड़े से भरी हुई थी और जिसमें से स्मेल आ रही थी, तो ऐसी गली से हम गुजर रहे थे। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, हम ऐसे घरों के पास से गुजरे जो कि होवेल्स कांप रहे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स मतलब जो कि क्रम्बलिंग वॉल्स जो दीवारें थी जिनकी कांप रही थी, एक तरह से दीवारें जो है बहुत ही हल्की सी थी जो गिर सकती थी कभी भी। वोबली डोर्स, दरवाजे वोबली थे। नो विंडोज, कोई विंडो नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, और उसमें जो है परिवार भरे पड़े थे, ऑफ ह्यूमंस, इंसानों के, एंड एनिमल्स, और जानवरों के, को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट। तो जो प्राइमेवल होता है मतलब जो बहुत पुराने, प्राचीन हो, स्टेट राज्य। तो हम ऐसे ऐसे घरों से गुजरे जिनकी दीवारें कांप रही थी, जो कभी भी गिर सकती थी, जिनके जो दरवाजे थे वो भी लड़खड़ा रहे थे, उन पे कोई खिड़कियां नहीं थी, और उन जो घरों में, छोटे छोटे घरों में जो है परिवार भरे पड़े थे, जिसमें लोग थे और जानवर भी एक साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के सामने, एक घर के दरवाजे के पास वह रुक गया। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर, जिसमें कि बैंग मतलब आवाज की, ए वोबली, वोबली होता है लड़खड़ाना, आयरन डोर लोहे का दरवाजा, विद हिज फुट अपने पैरों से, एंड पुश इट ओपन, और उसने पैरों से मतलब उसको धकेल दिया। तो एक दरवाजे के आगे वो रुक गया, एक ऐसे ही घर के दरवाजे के आगे और वो रुक गया जिसपे कि एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ था, और अपने पैरों से उसने उसे बैंग की आवाज के साथ खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हम जो है हमने प्रवेश किया एक आधे बने हुए घर में, यानी कि जो वो उसका घर था उसने बताया था कि रिबिल्ट हुआ है, लेकिन अभी वो शायद पूरा नहीं बन पाया था, तो हमने एक ऐसे जो आधे घर जो मतलब जो लकड़ी से बना होता है, जो शैक को कहते हैं कि जो लकड़ी से बना होता है, छोटा सा मकान या झोपड़ी, तो हमने उसमें प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके जो एक पार्ट में, द थेस्ट विद डेड ग्रास, कुछ सूखी घास पड़ी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव, एक फायरवुड, एक लकड़ियों का मतलब स्टोव था जिस पर खाना बनाते हैं। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिस पर कि एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, वेसल बर्तन। ऑफ सीजलिंग स्पेंच लीव्स, जिसमें कि शायद स्पेंच होता है
पालक, तो उस पर जो है पालक की जो पत्तियां हैं वो उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। एक एल्यूमिनियम की बड़ी सी थाली रखी थी जिस पर की कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी, सब्जियां रखी हुई थी। ए फेल यंग वुमन इज कुकिंग। बहुत ही कमजोर जो है यंग वुमेन थी, एक नौजवान लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही वीक लग रही थी। वो कुकिंग कर रही थी, वो खाना बना रही थी। द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। उसकी आंखों में जो है धुआं भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। और वो कौन थी? वो थी मुकेश के भाई की पत्नी। वो कौन है? वो मुकेश के भाई की, बड़े भाई की पत्नी है, यानी कि मुकेश की वो भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसने एक बहू की तरह जो है कमांड रेस्पेक्ट यानी कि आज्ञा को मानना शुरू कर दिया है। उसको अगर कोई काम कहता है वो तो उसका रेस्पेक्ट करती है, आदर करती है, और वो बहू मतलब बन चुकी है। द डॉटर इन लॉ, बहू ऑफ द हाउस, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, यानी कि वो एक ऐसे घर की बहू बन चुकी है जिसमें कि 3 मैन है। हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड देयर फादर, और उसके पिताजी। When the older man enters, जब जो बड़ा आदमी एंटर करता है, यानी कि जब उसके पिताजी एंटर करते हैं, सी जेंटली, तो वो धीरे से withdraws behind the broken wall, उस टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड brings her और वेल, अपना जो घूंघट है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर वो ले आती है। यानी कि जब मुकेश के पिताजी जो है घर में आते हैं तो वो टूटी दीवार के पीछे जाकर अपना जो पल्लू है वो सर से मतलब अपने चेहरे पर ढक लेती है, अपने चेहरे को एक तरह से वो घूंघट कर लेती है। इन द केस द एल्डर इज एन impoverished bengal maker, इन दिस केस, इस केस में द एल्डर जो बड़े हैं, इज एन वो है, ए impoverished होता है जो गरीब, बेंगल मेकर चूड़ियां बनाने वाला। तो जो बड़ा आदमी है यानी कि जो मुकेश के पिताजी है वो एक चूड़ी बनाने वाले गरीब इंसान है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, डिस्पाइट बावजूद, लॉन्ग ईयर्स लंबे समय तक, ऑफ हार्ड लेबर कठिन परिश्रम के बावजूद, कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले जो है वो एक टेलर थे, वो कपड़े सीते थे। देन ए बेंगल मेकर, फिर वो एक बेंगल मेकर बन गए, चूड़ियां बनाने लगे। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह उस घर को रिनोवेट कराने में असफल रहे हैं। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में असमर्थ है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, केवल वो इतना ही कर पाए हैं। इस टीच दैम, की वो उन्हें सिखा पाए, वॉट ही नोस, की जो वह जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। तो उसके जो मुकेश के पिताजी है वो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, पहले वो टेलर भी थे, फिर वो चूड़ियां बनाने लगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो ना तो अपने घर को रिनोवेट करा पाए हैं और ना ही अपने दोनों बच्चे यानी कि मुकेश और मुकेश के बड़े भाई को स्कूल भेज पाए हैं। वो केवल एक ही काम कर पाए हैं कि मुकेश को और मुकेश के भाई को उन्होंने अपनी जो कला है चूड़ियां बनाने की वो सिखा दी है। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। तो मुकेश की जो दादी माँ है वो कहती है कि ये इनके कर्म है या इसकी डेस्टिनी है, यानी कि इसका भविष्य यही है, इसकी डेस्टिनी, इसके नसीब में यही लिखा था। Who has watched her own husband go blind, जिसने की देख चुकी है अपने खुद के पति को go blind, अंधे होते हुए, with the dust, धूल से, from polishing the glass of bangles, चूड़ियों के ग्लास को, कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते वक्त। तो कांच की चूड़ियों को जब पॉलिश की जाती है तो उसमें से धूल निकलती है और उस धूल से उसके पति की आंखें जा चुकी थी। तो उसकी दादी, मुकेश की दादी, अपने पति को अंधा होते हुए देख चुकी है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई लाइनेज होता है जैसे मतलब कोई वंश से जो एक काम करते चले आते हैं, यानी कि उनको एक तरह से ये लीगली मिली हुई है, लाइनेज मिली हुई है, उनको यही काम करना है। तो वो किसी दादी कहती है कि क्या ये कभी तोड़ी जा सकती है? सी इम्प्लाइज, वो जो है इस बात पर जोर देती है कि हम इस चीज को नहीं रोक सकते, यही हमारा कर्म है, यही हमारी डेस्टिनी में लिखी है, हमें चूड़ियां ही बनानी है, हम इस लाइनेज को कभी नहीं तोड़ सकते। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बोर्न जन्म लिया है कहाँ पर? इन द कास्ट, उस जाति में ऑफ बेंगल मेकर्स, जो चूड़ियां बनाते हैं, यानी कि चूड़ियां बनाने वालों की जातियों में जन्म लेकर, दे हैव सीन, वे देख चुके हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट बेंगल्स, केवल चूड़ियां। उन्होंने एक ऐसी जाति में जन्म लिया है जो चूड़ियां बनाती है, इसीलिए उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर पर, इन द यार्ड, यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर पर, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे यार्ड में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर
गली में। तो उन्होंने केवल चूड़ियां ही देखी है, चाहे वो अपना घर हो, अपना आंगन हो, दूसरे का घर हो, दूसरे का आंगन हो, या फिरोजाबाद की गलियां हो, हर जगह जो है उन्होंने सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां देखी है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी कि चूड़ियों का ढेर, जो चूड़ियों का घुमावदार ढेर होता है, आपने देखा होगा जो कांच की चूड़ियां जो बेचते हैं वो इस तरह से जो है एक गोलाई में जो है उसको रखते हैं चूड़ियों को। तो उनका जो घुमावदार ढेर होता है वो सनी गोल्ड, सनी गोल्ड यानी कि सुनहरी कलर की, पैडी ग्रीन हरे कलर की, रॉयल ब्लू नीले कलर की, पिंक गुलाबी, पर्पल बैंगनी, एवरी कलर हर रंग की, बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के 7 रंगों से बने हर रंग की। रेनबो में 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तो उन 7 रंगों को मिलाकर जितने भी रंग बनाए जा सके सब रंगों की चूड़ियां जो है उन्होंने देखी है। लाई इन माउंट्स, माउंट्स में पड़ी हुई, इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, उस गंदे से आंगन में, अनकैम्प्ड होता है जो गंदा होता है, तो उसमें जो है माउंट्स में, माउंट्स होते हैं जिन पर शेप दी जाती है चूड़ियों को। आर पाइल्ड, जिनको कि पाइल किया जाता है, बांधा जाता है, ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, 4 पहियों वाले हैंड कार्ट्स में, हाथ से चलाने वाले जो 4 पहिए की गाड़ी होती है, आपने देखा होगा जो गलियों में आते हैं चूड़ियां बेचने के लिए, तो वो इस तरह की थैली से रखते हैं जिसपे 4 पहिए होते हैं और वो उसको हाथ से धकेलते हैं। तो इसमें जो है उनको रखा जाता है पाइल करके। पुश्ड बाय यंग मैन, और एक नवयुवक जो है उसको पुश्ड बाय यंग मैन, जो नवयुवक है वो उनको ढोते हैं, पुश करते हैं अलोंग द नैरो लेन्स, पतली पतली गलियों में, ऑफ द शैंटी टाउन, उस शैंटी टाउन की। तो जो चूड़ियां हैं वो क्या होता है, वो रखते हैं एक ठेली पर, और फिर उसको जो शैंटी टाउन है, शैंटी टाउन यानी कि एक बड़े शहर जिसपे छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हैं, तो उसकी हर गली में, पतली पतली गलियों में वो बेचने के लिए ले जाते हैं। एंड इन डार्क एंड आउट इन डार्क हट मैंस नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फिकरिंग ऑयल लैम्प्स। डार्क, डार्क होता है अंधेरे में, हटमैंस झोपड़ियां जो हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स जो हैं जले रहते हैं, यानी कि जो लैंप है वो जलाते हैं लाइन में लगे हुए, और वहां पर जो है सिट बैठते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के साथ, वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और वो क्या करते हैं जो चूड़ियां होती है, जो कलर्ड ग्लास होते हैं उनको सर्कल्स में वेल्ड करते हैं, यानी कि उनको जो है गोलाई देते हैं। तो एक जो है अंधेरे सी झोपड़ियां होती हैं और उसमें इस तरह से जो है मतलब दिए जो है जलाए रखते हैं, और उसके सामने लड़के लड़कियां माता पिता जो है बैठते हैं और वो अपना काम करते हैं उस तेल में, उस ऑयल लैंप में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आंखें हैं वो ज्यादा एडजस्ट होती है टू द डार्क, अंधेरे में, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी से ज्यादा, बाहर की रोशनी से ज्यादा जो है अंधेरे में उनकी आंखें काम करती हैं। दैट इज वाई, इसीलिए दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एल्डर्स, बड़े होने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। यही कारण है कि वे अंधेरे में बैठकर लैंप के सामने काम करते हैं, चूड़ियों को जो है वो मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। तो इसी वजह से जब तक वो बड़े होंगे उनसे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सविता, एक और लड़की के बारे में यहाँ पर बताया गया, सविता जिसका नाम है, अ यंग गर्ल, एक लड़की है छोटी सी, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, जिसने की एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है जो कि ड्रैप हो चुकी है, यानी कि जिसका रंग उड़ चुका है, सिट्स अलोंग साइड, बैठी हुई है, एन एल्डरली वुमन, एक बड़ी औरत के पास, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वो जो ग्लास के पीस है उनको जोड़ रही है, जो कांच के टुकड़े हैं उनको जोड़ रही है, एज हर हैंड्स, और उसके जो हाथ है मूव हिल रहे हैं मैकेनिकली, बिल्कुल मशीन की तरह, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, मानो किसी मशीन के टोंग्स हो, जैसे कोई आपने देखा होगा जैसे चिमटा वगैरह होता है तो उसके जो ये 2 होते हैं इनको टोंग्स बोलते हैं, तो उसके हाथ भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं, मशीन की तरह उसके हाथ काम कर रहे हैं। आई वंडर, क्या मुझे आश्चर्य है, इफ कि क्या शी नोज, वह जानती है, द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, इन जो ये चूड़ियां बना रही है इनकी जो है, क्या वो सेंसिटी जानती है, यानी कि इनका जो सेंसिटी होता है, जो पवित्र होती हैं, तो पवित्रता जो है इन चूड़ियों की क्या वो जानती है। इट सिम्बलाइज, ये जो सिंबल करती है एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग को, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये जो है शादियों के लिए मतलब शादी में जो है शुभ मानी जाती हैं, तो ये शादियों में शुभ मानी जाती हैं, और ये एक औरत के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है। वो छोटी सी लड़की, क्या उसको पता है कि वो कितना जो है मतलब बड़ा काम कर रही है और ये चूड़ियां कितनी पवित्र हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे,
और ये उनको भी उसको भी पहनाई जाएंगी एक दिन। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सर पर एक लाल रंग का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड, उसकी हाथों में लाल मेहंदी होगी, विद हिना मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ओवर हर रिस्ट, और उसकी जो रिस्ट है, उसकी जो कलाई है, उस पर लाल कलर की चूड़ियां होंगी। तो एक दिन जो है उसका भी दिन आएगा और वो भी जो है दुल्हन बनेगी, उसके हाथों में मेहंदी होगी और उसके हाथों में यही लाल चूड़ियां होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, उस दिन वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह जो कि उसके पास बैठी है, हु बिकेम वन, जो कि दुल्हन बनी थी, मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उसके हाथ में आज भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेस, वह कहती है कि हमने तो एक वक्त भी ठीक से मतलब पेट भरकर खाना नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में जिसमें कोई जॉय नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, खुशी की कमी थी। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, तो इसका मतलब ये है कि अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी एक बार भी पेट भर के खाना एंजॉय नहीं किया, पेट भर के खाना नहीं खाया। दैट्स व्हाट सी हैज रीप्ड हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, तो दैट इज व्हाट सी हैज रीप्ड। तो रीप्ड का मतलब होता है कि आपने जो किया है जैसे वही आपको मिलता है, उसका जो एक तरह से फल मिलना। तो इतना जो वो काम करती है, इतना जो मेहनत करती है, लेकिन उसके बदले में उसे क्या मिला है कि उसने एक बार भी एक टाइम भी पेट भर के अब तक खाना नहीं खाया है अपने पूरे जीवन में। हर हस्बैंड जो उसके पति हैं, एंड ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति, विद ए फ्लोइंग बियर्स, जिसकी दाढ़ी है फ्लोइंग करती हुई, लंबी सी दाढ़ी, ऐसे कहते हैं। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा, चूड़ियों के अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन, जो मैंने अब तक किया है, इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और इन सब के बावजूद मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं केवल अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ। हियरिंग हिम, उसकी बातें सुनकर, वन वंडर्स, किसी को भी आश्चर्य होगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, मतलब वो इस तरह से कह रहा था कि मैंने जो है अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया है, कि उसने वो चीज अचीव कर ली है जो कि अपने पूरे जीवन में बहुत से लोग अचीव नहीं कर पाते। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर छत है। तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब यहाँ के लोगों की कंडीशन दिखाई है कि जो चूड़ियां बनाते हैं वो लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं, पूरे जीवन वो चूड़ियां बनाते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने लिए एक घर नहीं बना सकते। तो ये जो आदमी है, जो हमने सविता के बारे में पढ़ा है, तो सविता का एक तरह से शायद ये दादा होगा या सविता के फादर होंगे ये, तो ये बोलते हैं कि मैंने जो है अपने लिए एक घर बना दिया है, अपने फैमिली के लिए एक मैं घर बना पाया हूँ, और मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं पता। और वो मतलब इतने गर्व से कह रहे हैं कि लोगों को आश्चर्य होगा कि उसने वो अचीव कर लिया है जो बहुत से लोग अचीव नहीं कर पाते, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने लिए एक घर नहीं बना पाते। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ग्लास। तो ये जो रोना है या ये जो दुख है, नॉट हैविंग मनी, कि उनके पास पैसा नहीं है, टू डू एनीथिंग, कि वे कुछ और काम कर सके, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों का जो ये बिजनेस है, चूड़ी बनाने का बिजनेस है, इसको आगे ले जाने के अलावा, नॉट इवन एनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, रिंग्स इन एवरी होम, मतलब प्रत्येक घर में। तो उनका एक ही दुख है, प्रत्येक घर में जो है लोग हैं जो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस बिजनेस के अलावा कुछ और सोच सके, कहीं और वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, वो कोई और बिजनेस कर सके, और उनके पास तो पेट भर के लिए खाना भी नहीं है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग वुमेन है, जो मतलब नवयुवक हैं अब, इको वो इसी बात को दोहराते हैं, द लेमेंट, इसी दुख को, द ऑफ देयर एल्डर्स, जो कि उनके बड़े बूढ़े हैं। तो बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है कि हम कोई और काम कर सकें, तो हमें तो यही काम करना है। और अब जो बच्चे उनके हो रहे हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम कुछ और कर सके, तो हमें तो यही काम करना है। तो इसी लेमेंट को जो है उसके यंग मैन भी आगे बढ़ा रही है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत ही कम जो है बदला है, कुछ भी जो है मूव नहीं हुआ है, बहुत ही कम जो है चेंजेस आए हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ यानी कि बहुत सारे साल जो है, माइंड नंबिंग, माइंड को जो नंब कर दे, मस्तिष्क को शून्य कर दे, टॉयल ये परिश्रम, हैव किल्ड उसने खत्म कर दिया है, ऑल इनिशिएटिव हर इनिशिएटिव को, एबिलिटी को, और टू ड्रीम सपना देखने की।
यानी कि इतनी मेहनत जो वो सुबह से शाम तक करते हैं, उनका दिमाग इतना शून्य हो जाता है कि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते, वो कोई सपना ही नहीं देख सकते कि हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, या हमारे अंदर कोई एबिलिटी भी है कि हम कुछ और काम कर पाए, ऐसा सपना भी वो नहीं देख पाते। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इंटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन। तो जो मतलब वो क्या कहते हैं, वो चूड़ियां तो बनाते हैं लेकिन बेचता उन्हें कोई और है। तो इसीलिए जो है राइटर उनसे पूछती है कि तुम अपने खुद का जो है एक ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते कोऑपरेटिव, यानी कि तुम सब कोऑपरेटिव हो जाओ, एक साथ चूड़ियां बनाओ और अपने एक तरह से कंपनी ऑर्गेनाइज करो ताकि तुम खुद चूड़ियां बेच सको। आई आस्क, मैंने पूछा, अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक नवयुवक के ग्रुप से, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, जो कि मतलब शिकार हुए हैं द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन की विशियस सर्कल का, मिडलमैन ने जो है उनको फंसा रखा है। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिसने कि उसके पिता को भी ट्रैप किया हुआ था, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को भी। तो जो मिडल्समैन है वो क्या करते हैं, वो उनसे चूड़ियां लेते हैं कम दाम पर और फिर बेचते हैं ज्यादा दाम पर। तो यहाँ पर जो है लेखिका कहती है कि और ये सदियों से चलता आ रहा है, मतलब ये उनके पूर्वजों से भी यही काम था और उनके पिताजी से भी जो है वो यही खरीदते थे, और अब उनकी बारी आ गई है। तो वो उनसे चूड़ियां खरीदते हैं कम दाम पर और बेचते हैं जाकर ज्यादा दाम पर। तो जो प्रॉफिट है वो उन मिडल मैन को मिलता है, इन लोगों को नहीं मिलता। तो राइटर जो है हमारी उनसे पूछती है कि तुम लोग अपना ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, अपना जो कोऑपरेटिव है, सब एक साथ मिलकर चूड़ियां बनाओ और बेचो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज कर भी ले, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम ही लोग होंगे जिनको कि पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और जेल भेज दिया जाएगा कुछ इलीगल करने में। यानी कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमें जो है हमें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, हमें ही पुलिस के द्वारा परेशान किया जाएगा, दे से वे कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है। नो वन, कोई नहीं है, हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कि मदद कर सके चीजों को अलग तरीके से देखने की। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिता थे वो भी इतने ही थके हुए थे जितने की वे आर हैं, जितने की वे हैं। दे टाक, वे बातें करते हैं एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो उनकी जो बातें हैं वो घुमावदार होती है, स्पाइरल वही घुमावदार, किस बारे में, मूव्स जो घूमती है, फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी से, अपैथी तक, अपैथी होता है अनिच्छा, उदासीनता, यानी कि अब उन्हें किसी और चीज करने की इच्छा भी नहीं होती, टू ग्रीड, लालच से, एंड टू इनजस्टिस, और इनजस्टिस, यानी कि उनकी जो बातें हैं वो इन्हीं तीन चार चीजें के आगे पीछे घूमती है, गरीबी, अपैथी, ग्रीड, इनजस्टिस। गरीबी, अनिच्छा, लालच और अन्याय, इन्हीं सबके भी जो है उनकी बातें घूमती रहती हैं। लिसनिंग टू दैम, उनकी बातें सुनकर, आई सी, मैंने देखे, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, दो जो है अलग अलग वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, कि एक तो ऐसी फैमिली को, एक ऐसा परिवार जो कि पकड़ा गया है या कोट है, मतलब इन ए वेब, एक जाल में, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, क्योंकि उन्होंने जो है एक ऐसी ही कास्ट में, एक ऐसी जो है जन्म लिया है, चूड़ियों की जो बनाने वाली ही कास्ट में उन्होंने जन्म लिया है, तो वो उन पर एक तरह से बोझ बन गया है और वो उस गरीबी में जकड़े हुए हैं। द अदर्स ए विशियस सर्कल्स ऑफ द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, और एक दूसरा जो वर्ल्ड है वो विशियस, उन बुरे लोगों का है, उनका सर्कल है, जिसमें साहूकार आते हैं, मिडलमैन आते हैं, पुलिसमैन आते हैं, द कीपर्स ऑफ द लॉ, जो कि लॉ को रखने के का वादा करते हैं, यानी कि जो कहते हैं कि हम नियम कानून बनाते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, और नेता लोग आते हैं। तो एक तो वर्ल्ड है उन गरीब लोगों का जिसने कि चूड़ी बनाने वाली जाति में जन्म लिया है और वो चूड़ियां बना रहे हैं, गरीबी में वो जी रहे हैं, और एक वर्ल्ड है उन लोगों का जो कि बात करते हैं कि वो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो उनके ऊपर ही अत्याचार करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और टुगेदर, एक साथ मिलकर, दे हैव, उन दोनों ने, इम्पोज कर दिया है, बोझ, द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, कि वह उसे नहीं हटा सकता। अगर एक बच्चे के ऊपर ये जो पॉवर्टी का बैगेज है, इनको जबरदस्ती थोप दिया है इन दोनों ने मिलकर। एक लोग तो हैं जो कहते हैं कि हमने तो यही काम करना है, हमने और कुछ नहीं पता, तो वो भी जो है जबरदस्ती अपने बच्चों को उसी काम में लगा रहे हैं, और एक दूसरा वर्ल्ड जो इन पॉलिटिशियंस, पुलिस वगैरह का है, जो कि उस बच्चे को और कुछ करने भी नहीं देंगे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट, इससे पहले कि वो अवेयर हो पाए, इससे पहले कि वो जान पाए कि वो कुछ और भी कर सकता है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरल एज हिज फादर, तब तक वह अपने पिता की तरह ही इसे एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे तो चूड़ियां ही बनानी है और कुछ नहीं करना है, जब तक उसे समझ आए कि वो कुछ और भी कर सकता है।
टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ और करना, वुड मीन टू डेयर, इसका मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा साहस करना पड़ेगा। कुछ और करने का मतलब है कि उसे बहुत ज्यादा हिम्मत लानी पड़ेगी। एंड डेयरिंग, और डेयर करना, इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसके ग्रोइंग अप में का कोई पार्ट है ही नहीं। यानी कि जब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, लेकिन डेयर करना उसे कभी भी नहीं सिखाया गया है, उसे बताया ही नहीं गया है। When I sense a flash of it in मुकेश, लेकिन जब मैं सेंस करती हूँ अ फ्लैश ऑफ इट, इसकी इन मुकेश, मुकेश के अंदर, यानी कि जो डेयर करना है ये तो इनकी जिंदगी का पार्ट है ही नहीं, लेकिन मैं मुकेश के अंदर इसका छोटा सा जो फ्लैश है, छोटा सा टुकड़ा जो है मैं सेंस कर रही हूँ। आई एम चीयर, तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह फिर से कहता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैराज जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, तो लेखिका कहती है लेकिन तुम्हारा जो घर है गैराज तो उससे बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो वह बोलता है कि कोई नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो राइटर पूछती है कि क्या तुम्हारा और भी कोई सपना है, तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे। ही इज सडनली साइलेंट, तो वो शांत हो जाता है। नो, ही सेज, वह कहता है कि नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर जो है घूरता हुआ, जमीन को देखता हुआ, तो वह मतलब लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहोगे। वो कहता है ना कि मैं मोटर मतलब बाइक चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो लेखिका पूछती है कि क्या तुम प्लेन भी चलाना चाहते हो, तो वो सिंपली कह देता है कि नहीं, ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है। इन हिज स्मॉल मरमर, अपने हल्के से मतलब आवाज में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, मतलब उसकी जो बात थी, उसकी जो आवाज थी, उसमें थोड़ी सी एम्ब्रेसमेंट थी, वो थोड़ा सा शर्मिंदगी फील कर रहा था, लेकिन रिग्रेट नहीं था, वो रिग्रेट फील नहीं कर रहा था। ही इज कंटेंट, वो संतुष्ट था, टू ड्रीम, सपना देखकर, ऑफ कार्स, कार का, वो केवल कार का सपना देखकर ही खुश था। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि वह देख रहा था इस शहर में की गलियों में, हटलिंग डाउन यानी कि चलते हुए, वो शहर की गलियों में क्या देखता था कि कारें जो है वो दौड़ रही है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ऊपर तो बहुत ही कम हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो इसीलिए जो है प्लेन चलाने का उसका कोई मूड नहीं था, प्लेन चलाने का उसका कोई सपना नहीं था, क्योंकि प्लेन तो बहुत कम होते हैं जो फिरोजाबाद के ऊपर से जाते हैं, लेकिन फिरोजाबाद की गलियों में वो बहुत सारी गाड़ियों को मूव ऑन करते देखता था, बहुत सारी गाड़ियों को चलते हुए देखता था, तो उसका भी मन करता था कि वो भी जो है गाड़ी चलाना सीखेगा। तो ये कहानी थी कुछ बच्चों की, उन बच्चों की जो गरीबी की वजह से, जो अपने मतलब कुछ बच्चों को परिवार ने बांध दिया है, कुछ को गरीबी ने बांध दिया है, और उनका जो सपना है वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनके सपने टूट रहे हैं। कुछ तो बच्चे सपना देखना ही भूल गए हैं, वो सिर्फ जानते हैं कि उन्हें तो अपना यही काम करना है, उससे आगे वो कुछ सोचते भी नहीं है, और उनको कुछ सोचने भी नहीं दिया जाता। तो इन बच्चों का बचपन कैसे छीन रहा है, ये सब जो है राइटर ने हमें दिखाने की कोशिश की है, हमारे लेखक ने हमें दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों का जो है वो बचपन छिन रहा है, छोटे छोटे बच्चों का जो है बचपन बर्बाद हो रहा है।